start with time period of oscillation. Of vertical spring block. इसमें हम क्या करेंगे, देखो हम मान के चलेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम है जो हमने स्लोली लोअर करके मीन पोजीशन तक लेके आए, ठीक है। देखो इसको मास m स्प्रिंग कांस्टेंट के, एंड दिस सिस्टम इज ऑलरेडी एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब नेचुरल लेंथ से कितना डिस्टेंस नीचे, ऑलरेडी नेचुरल लेंथ से ऑलरेडी वो x इक्विलिब्रियम विच इज mg/k, इतना डिस्टेंस वो ऑलरेडी नीचे है, ठीक है। तो दिस इज एट मीन पोजीशन राइट नाउ, और इस मीन पोजीशन से हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर x का डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ठीक है। तो या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो x का डिस्प्लेसमेंट हमने दिया मान। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब आपका ब्लॉक यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, तो इसके पास नेट फोर्स क्या होगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। इसका एफबीडी अगर आप बनाओगे, एफबीडी में क्या आएगा, एफबीडी में एक तो आपका फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा, और यहाँ पे अभी जो हमारा इलॉन्गेशन है, ठीक है, स्प्रिंग में वो कितना आ चुका है, एक्स इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी पहले से ही था, ठीक है, और एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एक्स, ये हमारा स्प्रिंग फोर्स रहेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? और दूसरा आपका एम जी। तो यहाँ पे अगर आप देखो नेट फोर्स हमारा क्या है, एफ नेट ऊपर की तरफ रहेगा, और एफ नेट कितना होने वाला है, यहाँ पे एम जी जो फोर्स है और के इंटू एक्स इक्विलिब्रियम जो फोर्स है, ये एक दूसरे को ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं मीन पोजीशन पे ही, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर की तरफ हमारा नेट फोर्स कितना रहेगा, एफ नेट वुड बी कितना, के इंटू एक्स, बस इतना ही होगा। बाकी एम जी और के इंटू एक्स इक्विलिब्रियम एक दूसरे को ऑलरेडी बैलेंस आउट कर चुके हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के इंटू माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस एक्स क्यों लिख रहे हैं हम, माइनस एक्स इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हम मेन पोजीशन से नीचे की तरफ आए, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव आया है, इसलिए हम इसको इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। क्लियर है ये चीज़? तब देखो हम क्या कर सकते हैं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के इंटू, इसको या फिर इसको स्टार्टिंग से आप ऐसे लिख दो, एक्सेलरेशन आपका वही माइनस के बाई एम इंटू माइनस एक्स, ठीक है, इस फॉर्मेट में रहेगा। तो एक्सेलरेशन एस एच एम के लिए क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स लेंगे, बिकॉज नीचे की तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट किया है। तो बाई अकॉर्डिंग टू एस एच एम ये है, तो ये दो इक्वेशंस अगर आप देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयरिंग वन एंड टू, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करने से आपको क्या मिलने वाला, देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, ये आपका। तो ये एग्जैक्टली पिछला जो हमारा रिजल्ट था उसके साथ एग्जैक्टली सेम है, हॉरिजॉन्टल सिस्टम और वर्टिकल सिस्टम दोनों में आपका सेम ही आ रहा है, बस टेक्निकल डिटेल्स जो है वो थोड़ा आपका डिफरेंट रहता है।
ये ओमेगा अगर आप देखोगे दिस इज अंडर रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इज अगेन 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, सब एस एच एम का ये रहता है। यहाँ पे ओमेगा पुट कर दो आपका 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, तो यही चीज़ आपका आने वाला। ठीक है, तो जो आपको हॉरिजॉन्टल सिस्टम में मिला था वही चीज़ आपको वर्टिकल सिस्टम में भी मिल रहा है। क्लियर है इतना? यहाँ पे एक चीज़ आप लिख कर रख लो कि टाइम पीरियड जो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन। चाहे आपका वो वर्टिकल रहे, चाहे वो आपका वो हॉरिजॉन्टल रहे, चाहे वो इंक्लाइंड भी क्यों ना रहे। ठीक है, हर केस में आपका टाइम पीरियड जो है वो सेम ही रहेगा। डिफरेंस बस ओरिएंटेशन से यही फ़र्क आता है कि आपका जो मेन पोजीशन है, ठीक है, द मेन पोजीशन चेंजेस। जैसे कि अगर आप हॉरिजॉन्टल सिस्टम में देखोगे मेन पोजीशन क्या है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जो है वही आपका मेन पोजीशन रहता है। बट अगर आप वर्टिकल सिस्टम में जाओगे तो मेन पोजीशन क्या होता है, नेचुरल लेंथ से mg/k डिस्टेंस नीचे रहता है। सिमिलरली अगर आप ओरिएंटेशन को थोड़ा और चेंज करोगे, अगर इंक्लाइन रहेगा तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि क्या चेंजेस होते हैं। बट टाइम पीरियड जो है उसमें सब रिजल्ट्स आपके जो है सब केसेस में रिजल्ट्स आपके सेम ही आने वाले हैं। ये चीज़ आप लिख कर रख लो कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन remains same for spring block system in all orientation। ठीक है, मान लो ये एंगल मान लो थीटा है। इस टाइप के सिस्टम में क्या होगा, देखो टाइम पीरियड तो यहाँ पे भी वही सेम रहेगा 2 पाई अंडर रूट m/k। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। बट आपका जो मेन पोजीशन है यहाँ पे, आप देखो इसको अगर हम स्लोली इसको लोअर करेंगे तो मेन पोजीशन कब आएगा, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये ब्लॉक आपका नीचे आके कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को, बिकॉज ग्रेविटी ऑलरेडी लग रहा है। ये नेचुरल लेंथ पोजीशन है। ठीक है, तो ये मान लो नेचुरल लेंथ का है। तो इससे आपका एक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा कंप्रेस्ड रहेगा। ठीक है, और एक्स इक्विलिब्रियम होगा क्या यहाँ पे, एक्स इक्विलिब्रियम वुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे mg की जगह इफेक्टिव कौन सा है, ग्रेविटेशन का कौन सा कंपोनेंट लगेगा यहाँ पे, mg साइन थीटा। ठीक है, ये mg साइन थीटा बाई k, दिस विल बी एक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेचुरल लेंथ पोजीशन से इतना नीचे रहेगा। ठीक है, और टाइम पीरियड वही सेम, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये चीज़ पे आप लिख कर रख लो। वर्टिकल है बट फ्री सिस्टम्स है ये, फ्री वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स। तो ऐसा है मान लो। ठीक है, ये सिस्टम आपका है। तो इसको जब आप रिलीज़ करोगे या फिर इसको अगर आप स्लोली लोअर करोगे तो ये नेचुरल लेंथ से, ये अगर नेचुरल लेंथ वाला पोजीशन है, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये नहीं होने वाला, मेन पोजीशन में ये नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ से जैसे रखोगे तो वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा कितना,
एक्स इक्विलिब्रियम के बराबर, जो कि mg/k होने वाला, ठीक है। तो ये उसका मेन पोजीशन होगा हियर। अब यहाँ से अगर आप इसको हल्का सा भी डिस्टर्ब करो, ठीक है, तो इसके अबाउट जो ऑसिलेशन होगा, इसका टाइम पीरियड आपका होगा 2 पाई अंडर रूट वही m/k, ठीक है। इतना ही रहने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। बट इसमें एक कंडीशन रहता है कि आप एम्पलीट्यूड जो है, ठीक है, जिस एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन आप करवा सकते हो इस केस में, दैट इज़ लिमिटेड, ठीक है। आप अपने मर्जी से कोई भी एम्पलीट्यूड चूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपने ज़्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड ले लिया तो क्या होगा, ये ब्लॉक जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा, मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ जब जाएगा, तो देयर इज़ एवरी चांस कि ये ब्लॉक इसके साथ कांटेक्ट लूज कर जाए, ठीक है। इसके चांसेस आपके रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये आपको देखो, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है, जिसके लिए आपका एस एच एम एंश्योर्ड रहेगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट वगैरह कहीं भी लूज़ नहीं होगा, तो ये चीज़ भी आप लिख रखो कि द मैक्सिमम अलाउड एम्पलीट्यूड with which the block can perform SHM without losing contact is A max, ये आपका x इक्विलिब्रियम जितना है इसके बराबर, मतलब कि mg/k। इससे ज़्यादा अगर आपने एम्पलीट्यूड दिलाया तो क्या होगा, ये जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगा, नेचुरल लेंथ पोजीशन तक पहुँचेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये स्प्रिंग और इलोंगेट होगा नहीं, ठीक है। या इलोंगेट अगर हो भी रहा है तो क्या होगा, ये ब्लॉक आपका ऊपर की तरफ जा रहा होगा, जैसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, और ये जो आपका पैन है जिस पे वो ब्लॉक है, वो के एक्स से खींच के नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग जैसे आपके इलोंगेट होगा, वो के एक्स से पैन को अपने तरफ खींच लेगा, बट ब्लॉक जो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपना ऊपर चलता जाएगा। तो इन सच अ केस आपका अगर एम्पलीट्यूड जो है, यहाँ पे ये मेन पोजीशन दिख रहा है आपको, यहाँ से एम्पलीट्यूड अगर इससे ज़्यादा हो गया, एक्स इक्विलिब्रियम से बड़ा हो गया, तो उस केस में आपका ब्लॉक जो है कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने, इस पर भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है इस पर भी। सचिव देखो, एनर्जी ऑफ एसएचएम में क्या है, तो आपका जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, जब वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक, तो ऑसिलेशन के टाइम उसके पास दो टाइप के एनर्जीज है, एक काइनेटिक एनर्जी उसका, और स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी है। तो एवरी एसएचएम consists of two types of energy. That is kinetic and potential energy. And since right now we are discussing only about ideal SHMs, तो यहाँ पे कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं होंगे, जो भी फोर्सेस प्रेजेंट रहेंगे वो सारे आपके कंजर्वेटिव ही होंगे। तो एनर्जी आपका कंजर्व रहता है सिस्टम का जब भी वो ऑसिलेट करता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है। तो सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल जो है वो आपका हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। दैट ऑल्सो हैपन्स, तो ये चीज़ भी आप लिख लो। सिंस वी आर डिस्कसिंग only ideal systems, the mechanical energy of the system
will be consumed. ठीक है, तो सम ऑफ काइनेट टोटल एनर्जी क्या होगा देखो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज अ कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी आपका कितना होने वाला, काइनेटिक एनर्जी आपका होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो v को आप क्या लिख सकते हो, अगर आप मानते हो, जनरली हम यही मान के चलते हैं कि आपका एसएचएम जो है मीन पोजीशन से ही स्टार्ट हुआ है। अगर आप v को मीन से मानोगे तो क्या मानोगे, v वुड बी इक्वल्स टू हाफ एम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वही एज्यूमिंग एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन, ठीक है। और दूसरा आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे देखो जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसमें आपका स्प्रिंग है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी, इसका होल स्क्वायर, ये भी हमें पता है कि ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम, तो इससे हमें क्या के कितना मिलेगा, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आप यूज़ करोगे, टोटल देखो, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे तो ये कितना होगा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस दूसरा हाफ के की जगह क्या पुट करेंगे, के की जगह सीधा आप एम ओमेगा स्क्वायर पुट करो और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर भी रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़, हमने इसको और इसको दोनों को हमने क्या किया, दोनों को हमने एक्सपांड किया, ठीक है, और दोनों को बस हम ऐड कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पे आपको काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कितना आएगा, यहाँ से हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो उसका वैल्यू कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 रहता है, तो यहाँ से आपको स्क्रीन ब्लर है क्या सबके लिए, राजेश एक बार और लीव करके ज्वाइन करके देखो, हो जाएगा ठीक, ठीक है। तो देखो यहाँ काइनेटिक और पोटेंशियल का सम ये कितना आएगा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये चीज़ क्या है, ये कांस्टेंट दिख रहा है, ये एसएचएम पे कोई डिपेंडेंस है नहीं इसका, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम है दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन भी बोला जाता है इस चीज़, ठीक है। दैट एवरी पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, जब काइनेटिक एनर्जी आपका जैसे मीन पोजीशन पर जब रहता है, हमें क्या पता है, मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जो है दैट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होता है, ए ओमेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल को उस टाइम पे क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी जब मिनिमम होगा, पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा उस टाइम पे, मैक्सिमम होना पड़ेगा, ताकि उनका सम जो है दैट रिमेन्स द सेम ऑलवेज, ठीक है। तो यही होता है ऑसिलेशन में, एक अगर बढ़ता है दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी घटता है, ठीक है, इन द सेम प्रोपोर्शन, सो दैट द टोटल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट।
ठीक है, तो इसको हम एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन भी बोलते हैं। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ½ m² दिस इज द टोटल एनर्जी और द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन। इस पे क्वेश्चंस आपके काफ़ी रहने वाले हैं। तो इसका अभी देखो ग्राफ बनाएंगे हम। राजेश आप भी फ़ोन यूज़ करते हो क्या राजेश, कि ब्रॉडबैंड से कर रहे हो? बाकी तो सबका ठीक है। वाईफाई में स्पीड चेक करो एक बार, ओखला में, ओखला स्पीड टेस्ट करो एक बार, उसमें कितना स्पीड आ रहा है देखो। बाकी किसी को और ब्लर आ रहा है क्या? बाकी किसी को आ नहीं रहा है वैसे, एक बार चेक करो, आपका स्पीड शायद आज इशू रहेगा थोड़ा। ठीक है, इतना लिख लिया ना सबने? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप ग्राफ अगर बनाओगे इसका, एनर्जी वर्सेस एक्स का भी आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, एक्स का ही बनाते चलो। तो एक्स जब आपका ज़ीरो है, ठीक है, तब आपका काइनेटिक एनर्जी जो है, हाँ 8 Mbps में थोड़ा इशू तो आएगा ही। ठीक है, वीडियो ऐसे रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। ठीक है, आप उसमें भी अभी फ़िलहाल आप, अगर राइटिंग आपको क्लियर नहीं आ रहा तो राइटिंग वाला पार्ट आप देख सकते हो, समझने वाला पार्ट आप देख लो, इसमें थोड़ा बहुत आइडिया आपको बनी रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी वर्सेस एक्स, ठीक है, एक्स जब आपका जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उस टाइम पे? मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, बिकॉज एक्स जीरो मतलब मीन पोजीशन हो गया, वहाँ पे वी आपका ए टाइम्स ओमेगा विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी आपका मैक्सिमम होगा एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आप एक्स इक्वल्स टू ए और प्लस ए और माइनस ए की बात करो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगा मिनिमम। ठीक है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, दिस इज रेड आपका काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे आप इसके बारे में लिख सकते हो, 2-3 पॉइंट्स आप लिख कर रख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी is max at the mean position. Kinetic energy is zero, जीरो ही होता है सीधा, at extremes। ठीक है, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का रिगार्डिंग हो गया। सिमिलरली अगर पोटेंशियल का हम देखेंगे, पोटेंशियल का एग्जैक्ट उल्टा ग्राफ होगा, काइनेटिक का एग्जैक्ट इन्वर्टेड ग्राफ आपको मिलेगा पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल में क्या होगा देखो, जब एक्स जीरो होगा तब आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने वाला, बिकॉज एक्स जीरो का मतलब मीन पोजीशन पे है और स्प्रिंग में कोई भी आपका इलांगेशन नहीं है। ठीक है, और एक्स जब ए के बराबर है, ठीक है, इलांगेशन तब आपका मैक्सिमम होगा, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, मतलब मैक्सिमम इलांगेशन, तो वहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम होने वाला। दिस इज हाउ द पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ वुड लुक लाइक।
तो ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप इसको देखो, इसमें भी दो चीज़ें आप लिख के रखो। पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो एट मेन पोजीशन, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्स एट द एक्सट्रीम्स। ठीक है। और एक और ग्राफ अगर हम बनाएं टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी आपका ऐसा फ्लैट होगा, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है। और ये ग्राफ जो है दोनों x इक्वल्स टू ए और माइनस ए में ही लिमिटेड होगा, बिकॉज उससे बाहर जाएगा भी नहीं आपका। टोटल एनर्जी कितना होगा, देयरफॉर टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। इसको अगर आप बनाओ, तो वो एक फ्लैट लाइन रहने वाला है। और यहाँ पे ये चीज़ भी आप लिख के रखो कि के मैक्स और पोटेंशियल एनर्जी मैक्स दोनों के दोनों इक्वल होंगे। जब भी मैक्सिमम होंगे, अलग अलग लोकेशंस पे मैक्सिमम है, बट उनका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इक्वल है, और कितने के बराबर है, टोटल एनर्जी के बराबर। ठीक है। तो मतलब जब मीन से आपका पार्टिकल गुजरेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, और कितने के बराबर, इतने के बराबर, बिकॉज सम आपका हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो काइनेटिक अगर मैक्सिमम है, पोटेंशियल मीन से आपका क्या होता है, पोटेंशियल आपका जीरो होगा, तो काइनेटिक आपका सीधा इसके बराबर होगा। सिमिलरली एक्सट्रीम्स पे उल्टा कहानी होगा, काइनेटिक आपका जीरो होगा, पोटेंशियल आपका मैक्स होगा, और दोनों का सम हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसके बराबर होने वाला है। तो ये चीज़ भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आपके रह सकते हैं। ये आपका एनर्जी का ग्राफ, और उसके बाकी जो आपके डिटेल्स हैं। लिख लिया क्या? ये आपका एनर्जी वाला पार्ट भी हो गया। अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे। तो आपके सिलेबस में जनरली सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया, और जिसका ऐसा चल हमें देखना है। दूसरा आपका सिंपल पेंडुलम, ठीक है, उसका भी हमें देखना है आगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, मान लो आपको ऐसा दिया जाए,
ये k, ये 2k, ये मान लो 3k, और इधर आपका मास मान लो m है। तो इस सिस्टम का आपको बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। सीधा ऐड करके आप पैरेलल में है तो सीधा ऐड हो जाएगा 3k और ये 3k और ये m, इसका आपका आएगा 3k/2 पैरेलल में ये। तो टाइम पीरियड आपका आएगा 2π√m/k इक्विवेलेंट जो कि 3k/2 ये आएगा। ठीक है, ये कैसे आया 3k/2? अगर आप करोगे k इक्विवेलेंट क्या होता है, k1 पैरेलल सीरीज में अगर है तो k1 k2 अपॉन k1 + k2 ये होता है। ठीक है, तो k1 k2/k1 + k2 करोगे तो ये 3k/2 आएगा, चेक कर लो चाहे आप। ठीक, क्लियर है सबको ये? अभी देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये अलग करते हैं। ये मान लो 20 स्पीड से चल रहा है। ठीक है, कोलिशंस हुआ है ना आप लोग, लॉज ऑफ मोशन में कोलिशंस किया और ना, इलास्टिसिटी, इलास्टिक कोलिशन, नॉन इन इलास्टिक कोलिशन। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ स्मूथ है, द सरफेस इज स्मूथ। द ब्लॉक ऑफ मास 2m collides with the block of mass m। ठीक है, collides inelastically ले लो। Find the amplitude of the resulting SHO। इसको करो। इन इलास्टिक कोलिशन का मतलब कोई बता सकता है मुझे क्या होता है? व्हाट डज इन इलास्टिक कोलिशन मीन? इन इलास्टिक कोलिशन का मतलब आफ्टर कोलाइडिंग दे आर स्टिकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से चिपक के फिर चलेंगे। एक तो ये, दूसरा अगर आप देखो फॉर एवरी कोलिशन एक लॉ हमारा हमेशा वैलिड होता है विच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स जब कोलाइड करते हैं तो देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट, ठीक है। वहाँ पे इंटरनल फोर्सेस, ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वही आपका कोलिशन में पार्ट लेता है, एंड दिस बिकम इंटरनल फोर्सेस। इसकी वजह से क्या होगा, आपका लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन दो चीज़ें, एक तो इनइलास्टिक में बोथ द ब्लॉक्स विल स्टिक टू ईच अदर एंड हेंस बोथ ऑफ देम विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, और दूसरा आपका है कि लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ कोलिशन। तो ये दो चीज़ें आपको यूज़ करना। ट्राई करो, सिखाया तो रिजल्ट बताओ, या फिर 2 मिनट बाद मैं खुद ही कर लूँगा इसको। ब्लॉक जैसे कोलाइड करेंगे, ठीक है, तो दे विल स्टिक टू ईच अदर। इसके बाद क्या होगा, बोथ विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी ऑफ v कॉमन। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से आप क्या कर सकते हो, बाय बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आप क्या ले सकते हो, देखो बिफोर कोलाइडिंग मोमेंटम कितना था, टुवर्ड्स लेफ्ट है तो माइनस ले लो, -2m × v। आफ्टर कोलाइडिंग क्या होगा, दोनों एक साथ चल रहे, ये मास कितना बन गया इफेक्टिव, 3m × -v कॉमन। तो माइनस आप कैसे करो, एम भी कैसे करो, 2v/3 आपका ये v कॉमन होने वाला, तो दिस विल बी अ कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। तब देखो जैसे ही ये इससे टकराया, नाउ दिस इज अ न्यू बॉडी ऑफ मास 3m, और ये फिर ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, कितने से स्टार्ट किया ऑसिलेट करना, 2v/3 से। तो ये बेसिकली उसका मीन पोजीशन है जब गुजर रहा है वो। तो मीन पोजीशन से अगर वेलोसिटी 2v/3 है, तो देयरफॉर वेलोसिटी एट मीन ये कितना होगा, 2v/3। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो वी नो वेलोसिटी एट मीन इज a टाइम्स ओमेगा। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए अभी, तो यहाँ से आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, 2v/3 इज इक्वल्स टू होगा a ओमेगा, और ओमेगा कितना होगा यहाँ पे बताओ, √k/m। तो यहाँ पे m कितना है, √k/, मास आपका 3m है। क्लियर है ये चीज़, तो a आपका आ गया, a इज 2v/3 टाइम्स a, सॉरी 2v/3 √3m/k, ये आपका आ रहा है एम्पलीट्यूड। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है। इसको लिख लो। वैसे स्प्रिंग ब्लॉक पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकते हैं।
बताओ, हो गया? लिख लिया? अभी एक और देखते हैं क्वेश्चन। मान लो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, दो ब्लॉक्स आपके रखे हैं। इनके ऊपर का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू, और ये मान लो स्मूथ है। ठीक है, ग्राउंड सरफेस आपका स्मूथ है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड that can be chosen so that the blocks can oscillate together. इनका ऑसिलेशन एक साथ होगा, मतलब एक दूसरे पे स्लिपिंग नहीं होगा, बोथ विल मूव टुगेदर। इस कंडीशन, ये आप रिजल्ट आप ट्राई करो निकालने का। फ्रिक्शन हमने किया है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि अभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमने ऑलरेडी इसको दे रखा है सिस्टम को, एंड स्टिल बोथ आर मूविंग टुगेदर। तो एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होगा, अगर दोनों को साथ चलना है, देखो नीचे वाले ब्लॉक को स्प्रिंग खींचेगा हमेशा। ठीक है, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे और एक्स मैक्स तक लेके या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तक लेके उसको छोड़ दें, तो नीचे वाले ब्लॉक को तो स्प्रिंग खींचेगा। ठीक है, तो नीचे वाले ब्लॉक की एक टेंडेंसी रहेगी स्लिप करने की। ठीक है, तो बट अगर दोनों साथ चल रहे हैं, देखो ये ऊपर वाला m और नीचे वाला 2m, ये दोनों अगर साथ चल रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऊपर वाला ब्लॉक जो है इसके पास भी एक्सेलरेशन कितना रहेगा जितना नीचे वाले ब्लॉक के पास है, और पूरे सिस्टम के पास भी जितना। ठीक है, तो ऊपर वाले ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ लेके आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? नीचे का जो फ्रिक्शन है। ठीक है, ये फ्रिक्शन ही इसको लेफ्ट की तरफ लेके जा सकता है। क्लियर है? तो ये फ्रिक्शन जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, वो आपका लिमिटिंग केस होगा कि इससे ऊपर जाओगे तो दोनों ब्लॉक्स में स्लिपिंग आ जाएगा, दोनों साथ नहीं चलेंगे। एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम का केस है तो उस टाइम पे फ्रिक्शन भी क्या लग रहा होगा? मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब कि म्यू इंटू एन आप ले सकते हो। हाँ, वेरी गुड। तो अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि इफ बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर, लेट अस एज्यूम दैट amplitude is max. Yeah, amplitude max is equals to a नॉट मान लो, और जब इतना एम्पलीट्यूड होगा एंड द ब्लॉक्स आर जस्ट एबल टू मूव टुगेदर। ठीक है, तो उस टाइम पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सिस्टम का, कैसा होगा देखो। तो ब्लॉक्स अगर मूव करेंगे टुगेदर, तो यू कैन कंसिडर बोथ द ब्लॉक्स टू बी अ सिंगल सिस्टम, और एफबीडी बनाओ। ये आपका 3m बन गया, और इस पे एफबीडी में क्या आएगा? इधर आपका k इंटू ए नॉट। ठीक है, स्प्रिंग इतने फोर्स से इसको खींचेगा, इसके चलते एक्सेलरेशन कितना आएगा? मान लो a कॉमन
दोनों का सेम ही रहेगा, इसलिए ए कॉमन मान लेते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा आपका, के इंटू ए नॉट इज इक्वल्स टू 3m इंटू ए कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, ए कॉमन आपका आएगा के इंटू ए नॉट बाई 3m यार। ठीक है, अब देखो सिंस बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ए इज सेम फॉर बोथ। अब ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अभी देखते हैं एफ बी डी ऑफ अपर ब्लॉक। इसका एफ बी डी अगर आप देखोगे, इसमें क्या रहेगा, अपर ब्लॉक को लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेट करने के लिए अकेला एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा है, लिमिटिंग। ठीक है, ये अपर ब्लॉक, इसको लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करने के लिए एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो बॉटम से लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और वो फ्रिक्शन है, और वो लिमिटिंग होगा। इसको आप म्यू इंटू एन लिख सकते हो। ठीक है, और एन कितना होगा यहाँ पे, और फोर्सेस क्या क्या है देखो, इधर नॉर्मल और इधर एम जी। इसमें क्या इक्वेशंस बनाओगे, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है ए कॉमन के बराबर होगा, जो हमने अभी निकाला हुआ है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में क्या बनेगा, समेशन एफ एक्स वुड बी इक्वल्स टू एम इंटू ए एक्स। तो समय एफ एक्स के लिए क्या लिखोगे, एफ एल इज इक्वल्स टू एम इंटू ए कॉमन। ठीक है, और दूसरा समेशन एफ वाई, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन इज 0। इससे क्या आएगा, एन इक्वल्स टू एम जी आ रहा है, उसी को हमें ऊपर यूज़ करना है। ये म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम ए कॉमन, ये कैंसिल करो, यहाँ से आपका आगे प्रोसीड करते देखो, म्यू इंटू जी इज इक्वल्स टू ए कॉमन की जगह क्या यूज़ करेंगे, के ए नॉट बाई 3m। ठीक है, यहाँ से आपका ए नॉट आ रहा है, देखो ए नॉट इज 3 μ mg अपॉन के। ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड with which both the blocks can still move together या oscillate together। तो समझ में आ रहा है ये चीज़। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट अगर जैसे यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, यहाँ पे अगर ऑसिलेट करते टाइम रोटेशन कर रहा है, मतलब कि सिंपल पेंडुलम का जो केस हो गया, दैट इज अ केस ऑफ एंगुलर एसएचएम। ठीक है, तो एंगुलर एसएचएम में क्या कंडीशन बनता है ये देख लो। तो फॉर एंगुलर एसएचएम फोर्स की जगह कौन आएगा, जैसे एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है। ठीक है, या एक्सेलरेशन आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, एंगुलर एसएचएम के लिए क्या आएगा, अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वुड बी इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा आएगा, एक्स की जगह थीटा, ए की जगह अल्फा। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर एंगुलर एसएचएम। ठीक है, और जैसे कि लीनियर एसएचएम में क्या होता है, आपका फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन। एंगुलर एसएचएम में टॉर्क रहेगा आपका। ठीक है, टॉर्क हमेशा मीन के सेंस में रहेगा। ठीक है, दिस इज अबाउट एंगुलर एसएचएम, जनरल इक्वेशन फॉर alpha, फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन।
देख लिया। अभी देखते हैं अगला एंगुलर एसएचएम पे सिस्टम। सबसे पहला जो हम देखने वाले दैट इज अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या है देखो, मान लो ये बॉब, मान लो थीटा एंगल पे लेके आपने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है, यहाँ से आपने रिलीज किया इसको। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, मीन पोजीशन आपका ये है, ठीक है, ये उसका मोस्ट स्टेबल, मतलब कि इसको छोड़ोगे तो हमेशा वो इधर ही आके सेटल होने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आके उस पर नेट टॉर्क, नेट फोर्स सब आपका ज़ीरो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसमें और जो आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, दोनों में डिफरेंस क्या था? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाज अ नेचुरल हार्मोनिक ऑसिलेटर, बट सिंपल पेंडुलम इज नॉट अ नेचुरल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ पे क्या कंडीशन नेसेसरी है? ये कंडीशन पे सिस्टम करता है। सिंपल पेंडुलम is not a natural हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसलिए इस पे कंडीशन रहता है, hence the disturbance theta about the mean position should be small, ठीक है। अगर आप ये थीटा स्मॉल नहीं दोगे तो आपका जो है ऑसिलेशन जो है वो एसएचएम के कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा? और थीटा अगर स्मॉल रहता है तो देर आर सम सर्टेन अप्रॉक्सीमेशन दैट वी कैन यूज। तो थीटा, इफ थीटा इज स्मॉल देखो, तो साइन थीटा, थीटा और टेन थीटा ये सब आपके इक्वल होते हैं। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल्स दिस रिजल्ट्स आर वैलिड, ठीक है। ये फिजिक्स में बहुत जगह काम आता है, ठीक है, और बहुत यूज़ भी होता है, फिजिक्स मैथ्स दोनों में यूज़ होता है। तब यहाँ पे ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि थीटा इज स्मॉल। यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका एफबीडी बनाते हैं। यहाँ पे देखो पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, दिस इज योर सेंटर ऑफ रोटेशन सी। इसके अबाउट फोर्स क्या लग रहा है हमारा एम जी, ठीक है। तो दिस इज ओनली फोर्स एक्टिंग विच इज एम जी। और इधर आपका टॉर्क, सॉरी टेंशन, ठीक है। ये दो फोर्सेस हमारे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जब वो रोटेशन करेगा तो रोटेशन के लिए कौन कौन से फोर्सेस होंगे जो टॉर्क हमारे पास प्रोवाइड करेगा? देखो यहाँ पे अगर आप टॉर्क की बात करो, टॉर्क यहाँ पे क्या होगा, टेंशन के वजह से कोई भी टॉर्क नहीं रहने वाला, ठीक है। ये लेंथ आप एल मान लो, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज एल।
मास ऑफ द पेंडुलम इज m। तो टेंशन की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं रहने वाला, रीजन बीइंग टेंशन ऑलरेडी कहाँ से गुजर रहा है, सेंटर ऑफ रोटेशन से ही गुजर रहा है। ठीक है, बचे अब क्या, आपका mg बचा हुआ। अब mg जो है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन या उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपको चाहिए। दिस इज व्हाट यू रिक्वायर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको L sin थीटा मिलेगा। एम जी इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ L sin थीटा फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसका टॉर्क आप निकाल सकते हो। देखो तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क किस सेंस में, ये क्लॉकवाइज सेंस में। तो टॉर्क को क्या लेंगे, एंगुलर जो भी आपका वेरिएबल्स होते हैं इन सब का क्लॉकवाइज अगर होता है तो नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में रोटेशन में भी डिस्कस किया था। तो टॉर्क यहाँ पे होगा माइनस, अकेला एम जी के लिए है, टेंशन के लिए टॉर्क नहीं है बिकॉज टेंशन इज ऑलरेडी पासिंग थ्रू द सेंटर। एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो हमें चाहिए, पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम जी का है L sin थीटा। ठीक है, ना क्लियर है, बताओ। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आई इंटू अल्फा लिख सकते हैं टॉर्क को, माइनस एम जी इंटू एल। साइन थीटा को क्या मैं थीटा लिख दूँ, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, एंगल तो ऑलरेडी स्मॉल है ही। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको। कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे बता सकते हैं यहाँ पे रोटेशन कौन कर रहा है, ये जो आपका पार्टिकल है वो रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, इस सर्कल में रोटेट कर रहा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये बॉडी तो है नहीं, पार्टिकल है, कितना डिस्टेंस दूर है सेंटर से, हमेशा L डिस्टेंस दूर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज नॉट अ बॉडी, इट इज़ अ पार्टिकल। तो मास पार्टिकल का क्या होता है, मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। m इंटू एल स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल इंटू थीटा। m कैंसिल करो, l जाएगा, अल्फा इक्वल टू आएगा माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये निकल के आ रहा है। ठीक है, जिसको हम मानते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लेट्स से। अब देखो ऑल्सो एंगुलर एसएचएम अगर होता है तो हमें क्या पता है, ऑल्सो वी नो कि अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी हमें पता है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो अभी, तो कंपेयरिंग 1 and 2 क्या मिलेगा आपको, इन दोनों को कंपेयर करने से आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज अंडर रूट, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल। ये आपका निकल कर आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, दिस विल बी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। so this is your time period। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। ये चीज़ आप लिख लो, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पॉइंट है, मास चाहे आप जितना मर्जी बढ़ा दो, या सिंपल पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है इस पर अगर आप चढ़ के बैठ भी जाओ, ठीक है, तो उसका एक ऑसिलेशन करने का जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, इट डज नॉट अफेक्ट इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
the time period of a simple pendulum is independent of mass. मास चाहे आप जितना मर्जी बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके टाइम पीरियड में। तो इसके ऊपर वॉल्टर लेविन पता है क्या सबको? वॉल्टर लेविन आपका वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स टीचर्स माना जाता है ऑफ द सेंचुरी। वॉल्टर लेविन की अगर आप एक्सपेरिमेंट भी है इस चीज़ पे लेके टाइम पीरियड, तो वो पूरा भरे क्लासरूम में एक सिंपल पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, बट फिर भी जो ऑसिलेशन का टाइम है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी है उसके, तो आप देख सकते हो अगर यूट्यूब में आपको देखना है तो वॉल्टर लेविन पे। हाँ ठीक है, लिख लिया ना? ठीक है, तो अभी सिंपल पेंडुलम जैसा ही देयर इज समथिंग एल्स। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक सिंपल पेंडुलम ही ऑसिलेट करता है। ऐसे एंगुलर ऑसिलेशंस आपके जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हैंग कर दो, जैसे कि इसी को अगर बात करें, इसी की अगर हम बात करें, तो इसको अगर मैं ऐसा लेकर छोड़ दूँ तो ये आपका ऑसिलेट कर रहा है, देखो। ठीक है, तो एनी ऑब्जेक्ट सिमिलरली, तो ये अगर मेरा फ़ोन है, इसको भी मैं यहाँ से पकड़ूंगा तो इसको ऐसे करूँगा तो ये ऑसिलेट करेगा, देखो। Similarly, any object like this can undergo oscillations if it is pivoted about a point. तो इस टाइप के जो पेंडुलम की तरह ही आपका ऑसिलेशन जो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं if it is an object which is other than a simple pendulum which is undergoing angular SHM, those objects are known as physical pendulum या compound pendulums हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड पेंडुलम में क्या है, देखो। कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम कोई भी आप बोल सकते हो। सुट्टा देके जावे, सुट्टा देके जा, सुट्टा सुट्टा। रुक जा, अभी 5 मिनट खत्म हो रहा है। तो कंपाउंड पेंडुलम में क्या है, देखो। मान लो दिस इज अ जनरल शेप ऑफ अ बॉडी, ठीक है, और इसका आपने इस पॉइंट से पिवोट कर रखा है, दिस इज द पिवोट, इसको हम पिवोट। इसको आप क्या करते हो, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल रोटेट करके, सेंटर ऑफ मास मान लो इसका यहाँ पे है, थीटा एंगल रोटेट करके आप इसको छोड़ देते हो। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ नेचुरल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो इसका थीटा जो है छोटा होना चाहिए सो दैट इट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको आप यहाँ पे लेकर आकर छोड़ देते हो, तो ये इसको जब छोड़ोगे तो ये इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तभी मान लो ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पिवट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट जो एसएचएम होगा उसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए, इक्वेशन बना के अगर हम टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करें, सबसे पहले तो हमें ओमेगा चाहिए। ठीक है, ओमेगा आएगा तो टाइम पीरियड आएगा, तो ओमेगा को निकालने के लिए हमें वही फ्री बॉडी डायग्राम में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो फोर्सेस क्या लग रहा है, एक ही अकेला फोर्स है यहाँ पे अभी mg, और एक हिंज वाला फोर्स भी रहेगा, बट हिंज वाला फोर्स सेंटर पे ही लग रहा है, तो उसके चलते टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पे हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया, दिस फ्री बॉडी डायग्राम इज ऑन द बेसिस ऑफ, तो यहाँ पे हिंज फोर्स आप दिखा दो चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक हिंज वाला फोर्स भी रहेगा। ठीक है, तो टॉर्क यहाँ पे किसके वजह से, टॉर्क इज ओनली ड्यू टू mg।
hinge force acting at the center, hinge force acting at the center will contribute no torque. ठीक है, यहाँ पे आप देखो टॉर्क होगा कितना, यहाँ पे भी ये mg जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा रहा है तो टॉर्क कितना बनेगा यहाँ पे भी माइनस mg इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, अगर आप देखोगे तो दिस विल बी d sin थीटा। क्लियर है चीज, जिसको आप लिख सकते हो d sin थीटा। टॉर्क की जगह आप लिख सकते हो I इंटू अल्फा इज माइनस mg d इंटू थीटा, सिंस साइन थीटा और थीटा इक्वल होंगे एंगल स्मॉल है करके, तो अल्फा आपका आएगा माइनस mg d अपॉन आई इंटू थीटा। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अगर दोनों कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग आपको क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट mg d अपॉन आई। तो अगर ओमेगा इतना है, टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा, ऐसे चमका होता है, तो टी आपका आएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी डी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एनी फिजिकल और कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, तो इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो। मान लो कि आपको एक ऐसा केस दिया है, ये एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड आपका यहाँ पे लेके छोड़ दिया आपने, रोटेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका भी आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। आपको क्या चाहिए कि जो भी बॉडी आपका ऑसिलेट कर रहा होगा आपको उसका आई चाहिए सबसे पहले, तो पिवोट के अबाउट। ठीक है, तो जो भी आपको बॉडी दिया जाएगा, जनरली ये तो आपका जनरल शेप का बॉडी है, ऐसा आपको नहीं देंगे। क्वेश्चंस जो दिया जाएगा उसमें सिमेट्रिक शेप्स जिसका आपको आई ऑलरेडी पता है, जो आपने रोटेशन में ऑलरेडी सीखा है, वही केसेस आपको रहेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो आपको चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए, जैसे एक रॉड अगर है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके बीचों बीच होता है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है टी, ये आपको चाहिए। तो इसको सीधा आप इसमें पुट करोगे तो किसी भी शेप के बॉडी का आपका टाइम पीरियड जो है वो निकल के आ जाएगा ऑसिलेशन। ठीक है, दिस इज अबाउट अ कंपाउंड पेंडुलम, इसको लिख लो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स।